हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो डिमांड चैप्टर से लिंक्ड है। तो अगर आपने डिमांड नहीं पढ़ा है तो आप पहले डिमांड पढ़ लो कि डिमांड का आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब जैसे डिमांड आपका यहाँ पे वैसे लिंक में मेंशन कर दिया गया है, और डिमांड बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें यही है कि आपका प्राइस अगर घटता है, प्रोडक्ट का प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है, या प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो डिमांड घट जाता है। सो उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कि कितना डिमांड चेंज हो रहा है ना। तो जैसे डिमांड का एक कॉन्सेप्ट आप जब पढ़े थे तो उसमें एजम्पशंस था क्या कि डिमांड जो होता है वो हमारा डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता है। सिर्फ बताता है कि अगर प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन कितना से डिमांड बढ़ेगा ये नहीं पता, हमें चलता है। सो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने से डिमांड बढ़ रहा है और घट रहा है। सो वहां हमें प्रोपोर्शनेट नहीं बताता था, ठीक है, लेकिन यहाँ हमें प्रोपोर्शन पता चल जाएगा कि अगर प्राइस प्राइस या फिर जो भी फैक्टर्स हैं, सो प्राइस में अगर चेंजेस आ रहा है इतने परसेंट तो डिमांड कितने परसेंट बढ़ेगा या घटेगा, ये हमारे इलास्टिसिटी से पता चल जाएगा। सो इलास्टिसिटी आखिर क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड basically it refers to percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in any factor affecting the demand. So इसका फॉर्मूला क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन डिमांड। डिमांड एक पर्टिकुलर कमोडिटी का एक परसेंटेज चेंज इन डिमांड, फिर परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग, कोई भी फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स थे जो आपने पढ़ रखा है डिमांड में, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। सो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों में जो भी फैक्टर्स हैं, उन सभी फैक्टर्स में कोई चेंजेस आ रहा है तो वो यहाँ नीचे होगा। अब अगर हम लोग स्पेसिफिकली देखें तो ये तीन तरीके का इलास्टिसिटी हो सकता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आखिर प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? तो देखो, तीनों आपका बहुत आसान है, और वैसे ही आपका सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यही है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। सो थोड़ा सा बस हम यहाँ पे इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी के प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड जब चेंज होता है तो उसका अगर इलास्टिसिटी निकालेंगे हम लोग, वो प्राइस इलास्टिसिटी हो जाएगा। वहीं क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर दैट कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, जैसे ये आपने पहले फॉर्मूला आपने जो देखा, सो प्राइस इलास्टिसिटी में क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वहीं क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये आ जाएगा। और तीसरा इनकम इलास्टिसिटी, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ दैट कंज्यूमर। सो ये इनकम इलास्टिसिटी में आ जाएगा। सो इसमें से सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ही हमें पढ़ने हैं। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा प्राइस इलास्टिसिटी को डिटेल में समझते हैं। सो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया? इट refers to degree of responsiveness of demand for a commodity with reference to change in price। प्राइस चेंज होने की वजह से कितना डिमांड में चेंजेस आता है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। फिर हायर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, लार्जर इज द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। सो जितना ज्यादा इलास्टिक होगा, इलास्टिक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जितना ज्यादा वो फ्लेक्सिबल होगा, है ना, जितना ज्यादा वो डिमांड चेंज हो रहा है तो प्राइस से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जितना ज्यादा इलास्टिसिटी होगा, सो प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड पे उतना ज्यादा असर पड़ेगा। तो एग्जांपल के तौर पे, इफ प्राइस ऑफ टू कमोडिटी एक्स एंड वाई, तो इट राइज बाय 10%, तो दोनों 10% से ही अगर राइज करते हैं, देयर डिमांड फॉल बाय 20% एंड 5%। सो देखो, एक्स है और वाई है, तो एक्स और वाई दोनों का जो प्राइस है, जितना भी प्राइस रहा, वो 10% दोनों का प्राइस घट गया। लेकिन अब जो डिमांड है, सो डिमांड एक्स का 20% से बढ़ गया और वाई का सिर्फ 5% से बढ़ा। तो इससे बोला जाता है कि एक्स जो है वो ज्यादा इलास्टिक है ना, देन कमोडिटी एक्स इज सेड टू बी मोर इलास्टिक एंड एज कंपेयर टू वाई, वाई कम इलास्टिक है और एक्स ज्यादा इलास्टिक है। नाउ अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का दो तरीका है यहाँ पे। पहला है परसेंटेज मेथड, दूसरा है जियोमेट्रिक मेथड। सो परसेंटेज मेथड क्या है? सो परसेंटेज मेथड इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोफेसर मार्शल के द्वारा,
दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज फ्लक्स मेथड और proportionate method or mathematical method. According to this method, elasticity is measured as the ratio of percentage change in quantity demand by percentage change in price. तो यहाँ पे हमारा इसका सीधा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. चलो इसको और ये फॉर्मूला को और हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. सो अभी आपने यहाँ पे देखा क्या क्या है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ percentage change in price of quantity demand by percentage change in percentage change in quantity demand by percentage change in price. So अब यहाँ पे आप जब देखोगे तो percentage change in quantity demand कैसे निकलेगा. तो इसका फॉर्मूला है change in quantity by initial quantity into 100. अब ये change in quantity कैसे निकलेगा. तो change in quantity यानी डेल्टा Q is equals to Q1 minus Q. So Q1 क्या है, Q1 क्या है यहाँ पे और Q क्या है. सो Q1 और Q का मतलब क्या, Q का मतलब कि करंट प्राइस करंट क्वांटिटी और ये हो गया इनिशियल क्वांटिटी, Q इनिशियल क्वांटिटी. ठीक है. अब इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे. जैसे मान लेते हैं कि पहले क्वांटिटी जो डिमांड था वो 5 किया जा रहा था, अब किया जा रहा है 4. तो अब Q1 क्या हो गया 4, पहले ये इनिशियल क्वांटिटी था ये है ना, तो 5 हो गया हमारा Q और 4 हो गया Q1. सो Q1 माइनस Q करेंगे तो हमारा चेंज इन क्वांटिटी निकल जाएगा और जब चेंज इन क्वांटिटी निकल गया, चेंज इन क्वांटिटी हमारा अगर निकल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे चेंज इन क्वांटिटी बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100. तो ये करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये करके हम लोग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकाल सकते हैं. फिर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा. सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का भी वही फॉर्मूला है कि चेंज इन प्राइस बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100. सो चेंज इन प्राइस का मतलब कि P1 बाई P. P1 क्या हो गया, सो P1 का मतलब हो गया आपका, P1 का मतलब हो गया कि ये हो गया आपका करंट प्राइस और फिर P जो हो गया, P हो गया इनिशियल प्राइस, शुरुआती में कितना था. ठीक है. सो जैसे मान लेते हैं कि अगर प्राइस 100 था और फिर अब प्राइस क्या हो गया 80 हो गया. ठीक है. तो ये हमारा एक केस हो गया किस चीज का, तो P ये हो गया हमारा इनिशियल P और जो अभी करंट प्राइस है दैट इज P1. ठीक है. उसी तरह से Q और Q1 भी था, Q और Q1. सो Q में क्या हो गया, तो Q में आप देखो कि Q में क्या था, Q में बेसिकली आपका जैसे 100 है प्राइस तो क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा था 5 यूनिट. ठीक है. अब 80 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है 8 यूनिट. तो इस तरह से हमारा P और P1, Q और Q1. ठीक है. P हो गया इनिशियल प्राइस और Q हो गया इनिशियल क्वांटिटी, P1 हो गया करंट प्राइस और Q1 हो गया करंट क्वांटिटी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया कि प्राइस घट गया है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया है, देख लो आप. सो इसी को फॉर्मूला में अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इसको और इलाबोरेट कर देते हैं. ठीक है. एक और फॉर्मूला इससे डिराइव हो जाएगा. तो एक फॉर्मूला तो आपने सिंपल सा यहाँ पे देख लिया, क्या फॉर्मूला हो गया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है. सो एक फॉर्मूला यहाँ से हुआ. अब उसी को लेके हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर रहे हैं. सो अब दूसरा फॉर्मूला आप देखो क्या बोला गया यहाँ पे कि ईडी है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, अभी क्या था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का ये फॉर्मूला है ना, तो यही ऊपर में रख देते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस का ये फॉर्मूला है ना, सो इसको हम लोग नीचे में रख देते हैं. ठीक है. और डिवाइड करते हैं. सो इससे हमारा 100 तो कट गया. सो चेंज इन क्वांटिटी बाय Q और फिर चेंज इन प्राइस बाय P. सो उसी को अगर हम लोग इस तरह से लिख दें तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा कि चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस बाय इनिशियल क्वांटिटी. ठीक है. इसको पुट करेंगे तो हमारा एक नया फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो गया. ये फॉर्मूला आपका एक नया डिराइव हो गया. ED इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी. ठीक है. इसको हम लोग और क्वेश्चंस के थ्रू भी हम लोग समझ लेंगे. सो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारा आ गया कि एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड if demand increases by 4 units to 5 units due to fall in price from 10 to 8. So अब यहाँ पे आप देखो कि एक फॉर्मूला हमारा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी
कैसे निकलता है, तो चेंज इन क्वांटिटी बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। अब यहाँ पे देखो इस डेटा को और हम लोग अगर अच्छा से बाइफरकेट कर ले, सो यहाँ पे क्या है कि डिमांड इंक्रीज हुआ है 4 to 5, यानी कि डिमांड Q जो है वो कितना है 4 और Q1 जो है वो कितना हो गया 5। ठीक है, ये ध्यान में रखना, आप पेन कॉपी लेके बैठो। ठीक, Q है और Q1 है, फिर उसके बाद P, तो P क्या है, P क्या हो गया है 10 से 8 हो गया है। सो 10 था पहले और अब कितना हो गया, अब हो गया है हमारा P1 8। ठीक है, 10 to 8, तो ये हमारे पास डेटा है। अब इस डेटा को ही पुट करते हैं, तो चेंज इन क्वांटिटी बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। सो 5 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा कि क्वांटिटी 5 था, Q माइनस Q1, सॉरी Q1 माइनस Q, तो Q1 हो गया 5 और Q हो गया 4 बाय इनिशियल क्वांटिटी यानी 4 इंटू 100, तो ये 25% आ गया। उसी तरह से परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकाल लेंगे, चेंज इन प्राइस बाय इनिशियल प्राइस। तो चेंज इन प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या था, P1 माइनस P, तो P1 कौन था, P1 हमारा 8 हो गया और P हो गया 10, है ना, तो 10 से 8 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 10 माइनस 8 माइनस 10 कर लेंगे, P1 माइनस P कर लेंगे और बाई 10 कर लेंगे। सो ये हो गया हमारा 20%, तो माइनस 20% आया। ठीक है, माइनस 20% आया इसमें। सो ईडी निकालेंगे तो 25% बाय माइनस 20, तो माइनस 1.25 आया। ठीक है, लेकिन माइनस को इग्नोर किया जाता है, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में माइनस को नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को ही लिया जाता है। आंसर आएगा माइनस में, लेकिन माइनस नहीं लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। सो इलास्टिसिटी आ गया हमारा कितना 1.25। ठीक है, अब यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो हमारा वैरी करता है, यहाँ पे 5 फॉर्म में वैरी करता है, ये आगे भी हम लोग देखेंगे। फिर देखो हमारे पास अब दूसरा मेथड जो आया वो ज्योमेट्रिक मेथड है। सो ज्योमेट्रिक मेथड का फॉर्मूला क्या हो गया और इसे क्या कहते हैं। सो ज्योमेट्रिक मेथड, व्हेन देयर इज इनफाइनेटली स्मॉल चेंजेस इन प्राइस एंड डिमांड, देन ज्योमेट्रिक मेथड इज यूज्ड। जब बहुत कम प्राइस में अगर चेंजेस आ रहा हो, ठीक है, बहुत कम स्मॉल चेंजेस आ रहा हो प्राइस में और डिमांड में, तो उस टाइम फिर ज्योमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ग्राफिक मेथड या पॉइंट मेथड या आर्क मेथड भी कहा जाता है। अब इसका फॉर्मूला जो हो गया आपका, इसका फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। जैसे आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पे एक लो अपर सेगमेंट और यहाँ पे लोअर सेगमेंट में ये डिवाइड कर रखा है। सो इलास्टिसिटी कैसे निकलेगा, लोअर सेगमेंट NQ बाई NP। देखो NQ क्या हो गया लोअर सेगमेंट और NP ये अपर सेगमेंट, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे तो ज्योमेट्रिक मेथड से निकल जाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस नहीं करना है ना, क्वेश्चंस नहीं करना है, क्वेश्चंस सिर्फ इस चैप्टर में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला परसेंटेज मेथड से ही आपको करने हैं। सो उसके लिए एक हम लोग अलग वीडियो देखेंगे, एक एग्जांपल तो हमने देख लिया है यहाँ पे। सो न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग वीडियो हमारा रहेगा। आज के वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्सेप्ट आप समझो कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, अब यहाँ ज्योमेट्रिक मेथड में अभी मैंने बोला ना कि 5 तरह का हो सकता है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is greater than 1, elasticity of demand is 1, elasticity of demand is less than 1 या 0। सो यानी कि यहाँ पे 3 तरीके से आप देखो कि एक 0, इनफाइनाइट और 1, फिर इसके बीच में वैरी करेगा कि ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1। सो ये ज्योमेट्रिक मेथड का हमारा फिगर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। सो टोटल एक्सपेंडिचर और इलास्टिसिटी में क्या यहाँ पे रिलेशन है वो हम लोग देखते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। क्या क्या, तो प्राइस जो हो गया और टोटल एक्सपेंडिचर, खर्च है और प्राइस, ये हमारा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सो इसमें हमारा तीन चीज पढ़ेंगे इसमें कि इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 कब होगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 कब होगा और इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 कब होगा। सो when demand is elastic, fall in price of commodity results in increase in total expenditure on it। यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान से समझो कि प्राइस जब घट रहा है ना, कि अगर कोई प्राइस में
फॉल आ रहा है तो वहां पे फिर क्या होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि कोई चीज अगर सस्ता हो जाता है तो हम ज्यादा खरीदने लगते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि हमारा खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस अगर हमारा क्या हो रहा है, प्राइस अगर घट रहा है ना, प्राइस अगर हमारा क्या हुआ, घट रहा है, तो हमारा डिमांड, यहाँ सॉरी डिमांड बोल रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो 5 था 4 हो गया, है ना, और यहाँ पे 500 था 560 हो गया। ठीक है, सो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर इस सिचुएशन में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। तो इलास्टिसिटी अगर मोर देन 1 कब होगा, तो व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, जब डिमांड इलास्टिक हो यानी कि चेंज हो ज्यादा। तो फॉल इन प्राइस, जब प्राइस अगर घट रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इस सिचुएशन में ऑपोजिट रिलेशन होगा, है ना, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा है कि इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। सो 1 से अगर इलास्टिसिटी कम है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, डिमांड जो होगा इन इलास्टिक होगा। व्हेन डिमांड इज इन इलास्टिक देन फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस अगर घट रहा है, ठीक है, तो प्राइस अगर घट रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इलास्टिसिटी अगर 1 से कम है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इन इलास्टिक है, ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है प्राइस के चेंज होने की वजह से। तो प्राइस चेंज हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ, घट गया। प्राइस घटा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसी तरह से प्राइस अगर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, वो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा इस सिचुएशन। फिर है इलास्टिसिटी इज लेस देन, ये तो एक ही है, 2 बार लगता है, हमारा पीपीटी में बन गया। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, अगर 1 होगा तो इसे यूनिटरी इलास्टिक कहा जाता है। यूनिटरी इलास्टिक, अब जैसे प्राइस यहाँ पे चेंज हो रहा है, प्राइस क्या हुआ, चेंज हुआ यानी कि घट गया। ठीक है, फॉल इन प्राइस या राइज इन प्राइस, तो उससे कमोडिटी के टोटल एक्सपेंडिचर में कोई खर्च नहीं आएगा। तो देख लो यहाँ पे कोई खर्च हमारा नहीं आया, 500 का 500 ही रह गया, है ना। सो अब यहाँ पे क्या हुआ था कि टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस तो घटा लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर उतना ही का उतना ही रहा। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चंस, तो 5 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये आता ही आता है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे 5 डिग्रीज हैं। तो अब ये किस किस तरह के होते हैं, किस किस तरह का इलास्टिसिटी होगा, वो हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहला हमारा है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का क्या सिचुएशन है कि when there is infinite demand at a particular price and demand becomes zero with a slight rise in price, कि अगर एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। देखो एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड इनफाइनाइट है, डिमांड खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आ गया, थोड़ा सा भी प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा तो अचानक से ये जो डिमांड है वो जीरो हो जाएगा। क्या बोला गया है इसमें कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, लेकिन थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ गया तो डिमांड जो है वो अचानक से जीरो हो जाएगा। सो इसे ही परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। सो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इलास्टिसिटी जो होगा, इलास्टिसिटी और डिमांड विल बी इनफाइनाइट। आपसे पूछा जा सकता है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का जो इलास्टिसिटी होता है वो कैसा होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होता है। इसका कर्व जो है वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, ये भी देखना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और एक बात कि ये इमेजिनरी सिचुएशन है, ये रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है। ऐसा नहीं होता है कोई भी कमोडिटी का कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कि वो इनफाइनाइट डिमांड किया जा रहा है और थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा तो जीरो हो गया उसका डिमांड, ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक। सो परफेक्टली इन इलास्टिक भी इमेजिनरी सिचुएशन है। अब इसमें क्या है, सो परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब कि अब डिमांड ही नहीं चेंज हो रहा है, कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड विथ चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से
डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, देन द डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक। प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है उससे डिमांड उतना ही है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। सो इसमें हो गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ईडी इज इक्वल्स टू जीरो। ये भी हमारा क्या है, इमेजिनरी सिचुएशन है। सो इसका जो कर्व आप देख सकते हो कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट है हाईली इलास्टिक डिमांड। सो हाईली इलास्टिक डिमांड किसे कहते हैं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब यहाँ पे क्या हो कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है ना। प्राइस अगर थोड़ा सा घट गया तो डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन को हम लोग हाईली इलास्टिक कहते हैं कि थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में ज्यादा चेंज देखने को मिलता है, ज्यादा बढ़ जाएगा या ज्यादा घट जाएगा। सो ऐसे को इलास्टिसिटी, इसका इलास्टिसिटी होगा ईडी ग्रेटर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो लेस इलास्टिक डिमांड। सो लेस इलास्टिक डिमांड क्या हो जाएगा, सो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो प्राइस ज्यादा से बढ़ या घट रहा है लेकिन डिमांड कम से ही बढ़ या घट रहा है। जैसे प्राइस अगर घटा भी इतना ज्यादा तो डिमांड थोड़े से ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये हो गया लेस इलास्टिक, यानी कि ज्यादा इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। इलास्टिक और इन इलास्टिक का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा आप ये समझो, इलास्टिक जैसे कैसे होता है एक रबर बैंड, है ना। सो मैं दिखाता हूँ। सो जैसे देखो इलास्टिक का मतलब जैसे ये इलास्टिक इलास्टिक है, ठीक है। सो इलास्टिक बेसिकली क्या हो गया कि चेंज हो रहा है। इलास्टिक यहाँ पे वर्ड इसलिए लिया गया है कि ये चेंज हो रहा है, तो ज्यादा से चेंज होता है कम से चेंज होता है, तो ज्यादा इलास्टिक है यानी कि ज्यादा चेंज होगा। क्या ज्यादा चेंज होगा, तो डिमांड, किस वजह से, प्राइस के वजह से। तो प्राइस के वजह से अगर डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है तो उसे हाईली इलास्टिक कहेंगे, और अगर वो चेंज ही नहीं हो रहा है तो वो इन इलास्टिक हो गया, ये चेंज नहीं हो रहा है। फिर थोड़ा सा ही से चेंज हो रहा है तो फिर वो क्या हो गया, लेस इलास्टिक कहलाएगा। तो यहाँ लेस इलास्टिक की प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड जो है वो थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है, ठीक है। और हाईली इलास्टिक जो हो जाएगा उसका मतलब क्या कि प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही से डिमांड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इसमें आप लेस इलास्टिक और हायर इलास्टिक में आप देखो थोड़ा सा स्लैंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब जैसे देखो इससे केस स्टडीज क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। अब यहाँ पे नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर ऑफ कमोडिटी पे हमारा इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा। अब आप समझ गए कि इलास्टिक क्या होता है, तो यहाँ पे इलास्टिक का मतलब आप ये तो समझ गए कि हाईली इलास्टिक होगा तो ज्यादा से चेंज होगा डिमांड, लेस इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा तो चेंज नहीं होगा, लेस इलास्टिक होगा तो थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, मोर इलास्टिक होगा तो ज्यादा। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि डिमांड के बारे में बात क्या है। तो डिमांड किस वजह से चेंज होता है यानी कि इलास्टिक इन इलास्टिक हो सकता है, तो नेचर ऑफ कमोडिटी पे भी डिपेंड करता है कि कमोडिटी का क्या नेचर है। तो व्हेन कमोडिटीज अ नेसेसिटी लाइक फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स मेडिसिन द डिमांड इज जनरली इन इलास्टिक, यानी कि जब कमोडिटी नेसेसिटी का हो यानी कि डेली यूज किया जा रहा हो, है ना, उसके बिना नहीं रह सकते हम लोग, तो हमारा जैसे फूड हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मेडिसिन हो गया, तो इसका जो डिमांड होता है वो कैसा होता है, इन इलास्टिक, ज्यादा चेंज नहीं होता है ना। कि अब ऐसा है कि प्राइस अगर बढ़ गया मेडिसिन का तो वो लेना तो नहीं छोड़ देंगे, तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज जैसे मान लेते हैं कि अगर 100 रुपये हम लेके गए, अब 100 रुपये में पहले 3 दवा आ जा रहा था, अब 2 ही दवा आ पा रहा है मैक्स, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो बोलेगा कि ठीक है अभी 2 दे दीजिए, बाद में हम एक और ले लेंगे, ठीक है। सो लेकिन वो लेगा जरूर, ऐसा नहीं सोचेगा कि छोड़ देते हैं, ठीक है। सो मेडिसिन जरूरी है, वेजिटेबल्स, अगर सब्जी महंगा हो जाता है तो क्या हम सब्जी खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसका डिमांड ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर सब्जी सस्ता हो जाए तो एक ही बार हम 1 महीने का सब्जी या हम लोग बहुत दिन का सब्जी लेके आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं करते। तो ज्यादा चेंजेस नहीं होता है इसके डिमांड में,
ठीक है। फिर व्हेन कमोडिटी इज अ कंफर्ट, सो कंफर्ट कमोडिटी हो, जैसे फैन हो, रेफ्रिजरेटर हो, है ना, सो इसका जो जनरली ये इलास्टिक होता है, एज कंज्यूमर कैन पोस्टपोन इट्स कंजम्पशन, सो इसका जो डिमांड है वो इलास्टिक होगा। जैसे अगर प्राइस बढ़ गया है तो डिमांड इसका भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्राइस बढ़ा हुआ है तो इसका डिमांड वो कम करेंगे, ये अभी नहीं, ठीक है, इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं कि अभी जरूरी नहीं है उतना ज्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कि व्हेन कमोडिटी इज लग्जरी लाइक एसी, कार एटसेट्रा, सो अगर कमोडिटी क्या है, हमारा लग्जरी है, सो इट इज जनरली मोर इलास्टिक, ये बहुत ज्यादा इलास्टिक होगा एज कंपेयर्ड टू डिमांड फॉर कंफर्ट, कंफर्ट के मुकाबले में ज्यादा इलास्टिक होगा। जैसे यहाँ पे आप कार वगैरह देख सकते हो, मैंने पिक्चर भी ऐसे ही इसी के वजह से लगाया है। सो अब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, सो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स कि एक कमोडिटी का कितना सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, जैसे कोका कोला का सब्सटीट्यूट पेप्सी। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज लार्ज विथ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट विल मोर इलास्टिक, एक कमोडिटी का बहुत ज्यादा अगर सब्सटीट्यूट होता है तो उसका जो डिमांड होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा, कि ठीक है अब हमारे कोका कोला के साथ उसके बहुत सारे मान लेते हैं कि सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, पेप्सी हो गया, कैंपा कोला हो गया, फिर आपका थम्स अप हो गया, या और भी बहुत सारे आ गए, मान लेते हैं कि नए नए और भी ब्रांड्स आ गए। तो अब इतना सारा सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो लोग सोचेंगे ठीक है छोड़ो हटाओ पेप्सी ले लेते हैं, छोड़ो हटाओ कैंपा कोला ले लेते हैं, छोड़ो हटाओ दूसरा चीज ले लेते हैं। सो इस तरीके से लोग चले जाएंगे, ठीक है। सो सब्सटीट्यूट जितना ज्यादा होगा उसका डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक होगा, चेंज होते रहेगा। सो राइज इन प्राइस ऑफ पेप्सी इनकरेजेस बायर्स टू बाय कोक और वाइस वर्सा। Thus, availability of close substitute make the demand sensitive to change in the prices. On the other hand, commodity with few or no substitute like wheat, salt have less price elasticity. So, अब जैसे salt है, wheat है, तो इसका substitute नहीं है, salt का क्या substitute है? So, substitute available नहीं है, तो इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, ये less elastic होता है कि इसकी डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं आता है प्राइस में बदलाव होने से। नेक्स्ट है इनकम लेवल। सो इनकम लेवल पे भी हमारा इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज जनरली फॉर हायर इनकम लेवल ग्रुप्स इन कंपैरिजन टू पीपल विथ लो इनकम। डिमांड फॉर लोअर इनकम इज हाईली इलास्टिक, जिनका अगर इनकम क्या है, कम है, तो उनका डिमांड जो होगा वो हाईली इलास्टिक होगा, कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो अभी डिमांड नहीं करते हैं, अभी हमारे पास पैसे आ गए, ठीक है अब ले लेते हैं। तो अब लोअर इनकम ग्रुप का जो डिमांड होता है ना, हाईली इलास्टिक होता है, बहुत ज्यादा चेंज होता है। वो जाते हैं मार्केट में, अब देखते हैं मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो अब सोचते हैं कि ठीक है छोड़ो अब बाद में लिया जाएगा, यानी डिमांड वो कम कर देते हैं, ठीक है इतना ही दे दीजिए, है ना। अब उनके पास 100 ही रुपए है और 100 रुपए में मान लेते हैं वो कोई प्रोडक्ट लेने गए, तो वो प्रोडक्ट अगर मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ हाफ के जी ही आ रहा है ना, सो वो हाफ के जी से भी हो सकता है कि कम लेके, ठीक है इतना दे दीजिए, अभी कुछ और चीजों को भी लेना है, तो थोड़ा थोड़ा वो सब कुछ लेते हैं। सो इलास्टिक वहां पे डिमांड जो हो गया वो हाईली इलास्टिक है, बहुत ज्यादा चेंज होता है उनका। नेक्स्ट है लेवल ऑफ प्राइस। तो लेवल ऑफ प्राइस पे भी हमारा इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा। सो लेवल ऑफ प्राइस में यहाँ पे क्या हो गया कि लेवल ऑफ प्राइस ऑल्सो अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉस्टली गुड्स लाइक लैपटॉप, टीवी एटसेट्रा हैव हाईली इलास्टिक डिमांड एंड इज वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन प्राइस। सो प्राइस चेंज होगा तो इन सभी के डिमांड पे काफी असर पड़ता है, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है। और however the demand for inexpensive goods like needle, matchbox etc is inelastic। अब अगर माचिस अगर 1 रुपए से 2 रुपए हो गया तो अब क्या माचिस नहीं लेंगे, है ना, तो ये इससे ज्यादा हमारा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से 2 डबल भी हो गया फिर भी यहाँ पे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वहीं पे अगर कोई लैपटॉप है, ठीक है, और लैपटॉप मान लेते हैं कि 50,000 का अगर दे रहा है, अब 50,000 में अगर यहाँ पे क्या हो गया कि 2,000 अगर कम हो गए, या मान लो 5,000 अगर कम हो गए, सो अब तुरंत लोग वहां पे क्या करेंगे कि अरे 5,000 भी चल रहा है कम, अभी ऑफर में है, अभी कम प्राइस में मिल रहा है, अभी इसको ले लेते हैं। फिर देखेंगे कि ऑफ सीजन है, नहीं वो एक्चुअल में 51,000 का मिल रहा है, नहीं अभी छोड़ देते हैं, अभी नहीं लेते। लेकिन मैच बॉक्स और नीडल ये सभी में आप ऐसा नहीं सोचोगे, है ना, कि 1 रुपया 2 रुपया बाद में अब लेंगे माचिस, अभी बाद में लेंगे नीडल, अभी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे लोग, क्योंकि उसका जो प्राइस चेंजेस है बहुत कम है। नेक्स्ट है
पोस्टपोनमेंट फॉर कंजम्पशन, अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो कंजम्पशन को कि अभी नहीं बाद में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अभी अर्जेंट नहीं है, सो हाईली इलास्टिक होगा। जैसे कमोडिटीज लाइक बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक एटसेट्रा हुज डिमांड इज नॉट अर्जेंट, है ना, तो बिस्किट दम मतलब कि जरूरी है खाना या जबरदस्ती खाना ही खाना है ऐसा कोई रूल तो नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक लेना ही है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो यानी कि इट इज नॉट अर्जेंट। ठीक है, तो अर्जेंट ही होगा तो हाईली इलास्टिक, ठीक है बाद में ले लेंगे। पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसका हाईली इलास्टिक डिमांड होगा। जिसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं सो उसका जो डिमांड होगा वो लेस इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक हो सकता है। जैसे मेडिसिन, इसको हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, है ना, अभी अगर पेट दर्द कर रहा है तो अब सोच रहे हैं कि अभी तो इसका महंगा चल रहा है, जब सस्ता होगा ना तब खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं करेगा कोई। इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, अभी महंगा भी दे रहा है, दे दो पेट दर्द सही हो जाए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूजेस। नंबर ऑफ यूजेस का मतलब इफ अ कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन हैज सेवरल यूजेस, एक कमोडिटी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, देन इट्स डिमांड विल बी इलास्टिक, तो उसका डिमांड जो होगा वो कैसा होगा, इलास्टिक होगा। ठीक है, फिर है ऑन द अदर हैंड कमोडिटी विथ नो और फ्यूअर अल्टरनेटिव, देन इट हैज लेस इलास्टिक डिमांड। फिर आगे बढ़ते हैं, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, आपका टोटल एक्सपेंडिचर में उस पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना हिस्सा है, कितना इनकम का वो पार्ट यानी एक्सपेंडिचर में वो खर्च हो रहा है। ठीक है, सो डिमांड फॉर गुड्स लाइक सॉल्ट, नीडल, सोप, मैच बॉक्स टेंड्स टू बी इनइलास्टिक एज कंज्यूमर्स स्पेंड स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन सच गुड्स, है ना। अब जैसे कोई 50,000 अगर अर्न कर रहा है सो वो 10,000 का तो सॉल्ट नहीं खरीदने लगेगा, 500 का तो सॉल्ट नहीं खरीदने लगेगा, वो खरीदेगा वही 10 से 20 रुपए के ही, है ना, और आम घर में भी वो 10 से 20 रुपए में ही आएगा। ठीक है, सो इनकम का वो छोटा हिस्सा हमारा सॉल्ट पे, सोप पे, मैच बॉक्स पे, नीडल पे, इन सभी पे खर्च हो रहा है, तो ये इन इलास्टिक होगा, यानी कि इसका डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारे इनकम का अगर ज्यादा बड़ा पार्ट अगर किसी कमोडिटी पे अगर खर्च हो रहा है तो उसका डिमांड फिर क्या हो जाएगा, उसका डिमांड फिर इलास्टिक हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं 50,000 किसी का सैलरी है ना, और वो सोच रहा है क्या कि ना कार लेना है, तो अब वो सोचेगा अच्छे ढंग से क्योंकि उसका इनकम का एक बड़ा पोर्शन, या फिर कार नहीं ले, मान लेते हैं कि एक 25,000 का उसे फोन लेना है, तो 50,000 सैलरी है, 25,000 मेजर, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेगा। ठीक है, यानी इलास्टिक डिमांड उसका होगा कि अभी महंगा चल रहा है, ऑफर में आएगा तो खरीद लेंगे। ठीक है, ऐसा होगा, तो चेंज कर सकता है डिमांड। नेक्स्ट है टाइम पीरियड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरीज डायरेक्टली विद टाइम पीरियड। डिमांड इज जनरली इन इलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड में जनरली इन इलास्टिक होता है। इट हैपेंस बिकॉज कंज्यूमर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर हैबिट, तो शॉर्ट पीरियड में कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या हो रहे हैं कि अपना हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाते हैं, सो इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड विथ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हाउएवर डिमांड इज मोर इलास्टिक एज इन द लॉन्ग रन, सो लॉन्ग रन में डिमांड क्या हो जाएगा, इलास्टिक होगा, as it is comparatively easier to shift to their to other substitute if the price of the given commodity rises। ठीक है, नेक्स्ट है हैबिट्स। सो हैबिट्स, अगर कोई हैबिचुअल है कोई पर्टिकुलर कमोडिटी के, जैसे अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट्स, अगर वो डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहा है, हैबिचुअल है उसका, तो उसका डिमांड फिर इन इलास्टिक होगा या लेस इलास्टिक होगा। ठीक है, क्यों लेस इलास्टिक होगा, क्योंकि वो अगर प्राइस बढ़ गया है तो अब सिगरेट कम तो नहीं वो कंज्यूम करेगा, टोबैको कम तो वो कंज्यूम नहीं करने लगेगा क्योंकि उसका अब नीड है, हैबिट बन चुका है। ठीक है, सो उसका डिमांड में चेंजेस बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों जरूरी है ये देखते हैं। तो फैक्टर प्राइसिंग, तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस, अब ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो इन सभी को सर्टेन चीजें तो देनी पड़ती है, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और यहाँ पे इंटरप्राइज को प्रॉफिट, सो इन सभी का रिटर्न तो हमें देना पड़ता है। तो फैक्टर प्राइसिंग की फैक्टर को कितना देना है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हमारा डिपेंड करेगा। ठीक है, सो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ द फैक्टर हैज इन इलास्टिक डिमांड, सो फैक्टर का अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो एज इट इज कंपेयर टू अदर फैक्टर देन इट अट्रैक्ट मोर रिवॉर्ड। ठीक है, अगर इन इलास्टिक है वो, ठीक है, वो चेंज ज्यादा
नहीं कर रहा है अपना डिमांड्स को, तो अब उसको ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाएगा क्योंकि वो इनइलास्टिक है, ठीक है, क्योंकि उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी एमिट्स प्लेंटी। अब यहाँ पे क्या है कि प्लेंटी होने के बावजूद भी पॉवर्टी, अब ये पैराडॉक्स ही है कि हो सकता है कि पॉवर्टी कब होता है, जब अभाव में पॉवर्टी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तब भी पॉवर्टी हो सकता है क्या, यही बताता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पैराडॉक्स। सो पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी एमिट्स प्लेंटी। अब ये कैसे हो जाएगा, तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी एमिट्स प्लेंटी मींस पॉवर्टी ब्रॉट बाय बम्पर क्रॉप instead of prosperity to the farmers. So bumper stock या बम्पर क्रॉप, तो अब बम्पर क्रॉप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि बहुत ज्यादा इस बार फसल हुआ है, खेती बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, ठीक है, सो फसल बहुत ज्यादा हुआ है सभी फार्मर्स का। सो अब सभी फार्मर्स का अगर फसल ज्यादा हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि वो कॉमोडिटी अब बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, और ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई कॉमोडिटी अवेलेबल होता है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है, और अगर प्राइस उसका घट गया तो उसका डिमांड जनरली क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा, ये ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर वो वीट है तो वीट का खेती अगर अच्छा हुआ है तो वीट बहुत ज्यादा हुआ, तो अगर एक घर में मान लेते हैं 5 kg वीट आ रहा है, या यहाँ पे अगर 5 kg वीट आ रहा है ना, या फिर 5 kg आटा आ रहा है, तो अब वो क्या होगा कि बहुत ज्यादा अच्छा फसल हुआ है या यहाँ पे वीट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो गया है, तो क्या वो 5 kg के बजाय 25 kg लेने लगेंगे क्या, नहीं, लेकिन हो गया है 5 गुना ज्यादा अच्छा फसल हुआ है, तो अब एक्स्ट्रा फसल हुआ, इतना क्वांटिटी अवेलेबल है ना, सो इसका डिमांड क्या हो गया, इनइलास्टिक हो गया। तो ड्यू टू रिच हार्वेस्ट व्हेन द सप्लाई ऑफ क्रॉप इंक्रीजेस डिमांड बिकम्स इनइलास्टिक, देयर प्राइसेस फॉल ड्रास्टिकली, उसका प्राइसेस कम हो जाता है, क्योंकि क्वांटिटी जब बल्क में अवेलेबल होता है कोई चीज तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो प्राइस अगर कम हुआ तो फार्मर्स का इनकम भी कम हो जाएगा, है ना, पर यूनिट जो वो वीट सेल कर रहे थे अब वो क्या होगा, प्राइस उनको कम दिया जाएगा, क्योंकि अब डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट का, आपका पर यूनिट है ना, पहले आपको 1 kg पे इतना मिलता था, अब आपने यहाँ पे 10 kg बना लिया है, तो अब 10 kg पे भी 1 kg के हिसाब से आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और पर यूनिट कम हो जाएगा बम्पर होने की वजह से। नेक्स्ट है डिसीजन ऑफ मोनोपोलिस्ट। मोनोपोली किसको कहते हैं, जो मार्केट में ज्यादा रूलर्स नहीं होते हैं, एक या दो रूलर्स ही हैं, तो वो मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं कि हम जो बोलेंगे वही होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे आगे देखें, सो डिसीजंस ऑफ मोनोपोलिस्ट, व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ his product, monopolists take the nature of demand in consideration. If the product's demand is elastic, then monopolist will fix low price. तो मोनोपोलिस्ट अब क्या करेंगे कि प्रोडक्ट का डिमांड अगर इलास्टिक है यानी ज्यादा चेंज हो रहा है उसका, तो उसका प्राइस कम रखो। फिर अगर वो देख रहे हैं कि इनइलास्टिक है डिमांड, ठीक है, तो प्राइस ज्यादा रखो, कि ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं तो प्राइस ज्यादा रखो। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। सो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज होता है। सो यहाँ पे कैसे, तो इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट गवर्नमेंट पॉलिसी इट इज एसेंशियल टू टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनटू कंसिडरेशन, स्पेशली फॉर फॉर्मुलेटिंग टैक्सेशन पॉलिसी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड plays a crucial role. Government can impose higher taxes on goods that have inelastic demand. So जिसका inelastic demand होता है, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स inelastic demand है ना, तो उसका टैक्स उस पर ज्यादा होता है। लो टैक्स रेट ऑन गुड्स हैव इलास्टिक डिमांड, तो जिसका इलास्टिक डिमांड है उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, कम टैक्स लगाती है। नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड, it is essential to have proper knowledge about the elasticity of demand before fixing the price of the goods that need to be exported. ठीक है, जो गुड्स हमें एक्सपोर्ट करने हैं तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी देखना चाहिए उसके प्राइस फिक्स करने से पहले। तो अ कंट्री में फिक्स हायर प्राइसेस फॉर गुड्स दैट हैव इनइलास्टिक डिमांड, however if the demand for such goods is elastic in the importing country then exporting country will have to fix the prices low। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि क्या हो गया कि कंट्री हैव टू फिक्स हायर प्राइसेस फॉर गुड्स हैव इनइलास्टिक डिमांड, जिसका इनइलास्टिक डिमांड होगा तो हाई प्राइस और इलास्टिक डिमांड होगा तो लो प्राइस, सीधा बात है यहाँ, ठीक है। तो इस तरह का से आपका जो कॉन्सेप्ट है किस चीज का, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हो गया। अब इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश किया जाएगा कि न्यूमेरिकल्स
आपको बढ़ाया जाए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो आपको बता दिया जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप देख रहे हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।